धन्यवाद मिस ऋचा बिस्वाल। कृष्णा राव रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर द्वारा आयोजित जनजातीय प्रवासी मजदूरों पर कोविड-19 का प्रभाव, आजीविका के विभिन्न माध्यम तथा सामाजिक राजनीतिक संगठनों की भूमिका विषय पर एक दिवसीय वेबिनार में अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री फगन सिंह कुलस्ते जी, यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टील, मुख्य अतिथि के रूप में इससे संबद्ध होने के लिए माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ परम सम्मानित सुश्री अनसुईया उइके जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में इसमें संबद्ध होने वाले सम्माननीय श्री अतुल जोग जी, इसमें प्रतिभाग करने वाले मेरे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रोफेसर एडियन वाजपेयी जी, मिस्टर दीपक खांडेकर जी, सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, प्रोफेसर CCS ठाकुर जी, एक्स डीन एंड HOD डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एंड ट्राइबल स्टडीज RDBB, मिस्टर लक्ष्मण राज सिंह मरकाम जी, डिप्टी जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नेवी हैदराबाद। इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर CS मोहंती टप्पू जी, और अभी जिनका संवाद सुन रहा था, संचालन कर रही थी मिस ऋचा बिस्वाल। अन्य वे सभी जो इस कार्यक्रम से किसी न किसी रूप में संबद्ध हैं, प्रतिभागिता कर रहे हैं, दर्शक के रूप में, श्रोता के रूप में, जिज्ञासु के रूप में अथवा अन्य किसी भी रूप में, आप सभी का अभिवादन। इसके पूर्व कि मैं अपनी बात आरंभ करूं, आज इस देश में वीरांगनाओं की कतार में शिखर पर अवस्थित रानी दुर्गावती की पुण्यतिथि है। उन्हें मेरी श्रद्धांजलि, उनके लिए मेरा बार बार नमन। एक ऐसी नायिका भारत के इतिहास की जिन्होंने महान कहे जाने वाले अकबर को साधारण से भी नीचे उतार करके रख दिया और उनकी सैन्य शक्ति को 3 बार पराजित किया, और इस तरह भारतीय शौर्य, साहस और संबल के त्रयी का विराट रूप प्रदर्शित किया। एक ऐसी महारानी जिन्होंने गोंडवाना में 14 साल तक शासन किया, सुशासन, सुव्यवस्था और सहयोग का मूर्तिमान स्वरूप उन्हें कहा जाता है, जिनके शासनकाल में गोंडवाना में हर प्रकार की समृद्धि थी, हर प्रकार की प्रसन्नता थी। कृषि हो अथवा उद्योग से संबंधित जितने भी उपादान हैं, सब में कुशलता प्राप्त थी। गोंडवाना के समाज को मूलतः गोंड आदिवासी जनजाति की प्रधानता रही है इस क्षेत्र में, लेकिन उन्होंने सबके लिए जो किया आज भी ध्यातव्य है। आज हम जिसके लिए आग्रह कर रहे हैं, पूरी व्यवस्था जिसके लिए सन्नद्ध है कि जल का स्रोत सुरक्षित होना चाहिए, लोगों के लिए शुद्ध जल की सुविधा सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने सरोवर बनवाए, तालाब, बावड़ियों की व्यवस्था की, विभिन्न स्थानों पर जाने के लिए सुगम पथ की व्यवस्था की और सुरक्षा के लिए किले बंदी की भी व्यवस्था की। कलिंजर का किला स्वयं मदन बौन उनके स्थापत्य में रुचियों के प्रमाण माने जाते हैं। चंदेल वंश और गोंडवाना के स्थापत्य का उदाहरण खजुराहो में भी देखा जाता है। मैं जिस अंचल में अवस्थित हूँ, यहाँ भी एक मंदिर है राजेंद्र ग्राम में, भगवान गणेश के मंदिर के बगल में, वह भी उसी समय का स्थापत्य माना जाता है। तो स्थापत्य, निर्माण, उत्पादन, सुशासन, सभी दृष्टियों से उनकी महिमा बहुत है।
और विशेष रूप से हमारे यहाँ अकबर को पराभूत करने के अभियान में लगे हुए लोगों में उनका नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। राणा प्रताप, राणा संगा का नाम आता है। और इस तरह से अकबर जो अपने को अजेय मानता था, समाज ने माना कि न वह अजेय है न वह दुर्जेय है, वह बिल्कुल पराजित होने के योग्य है। और ऐसे शासक को उन्होंने ही बताया कि भारत की संस्कृति के साथ ही भारत के रक्त पर हमला करने वाला शासक है। यह न तो स्वीकार्य है, न ग्राह्य है, और न हिंदुस्तान के लिए यह मान्य है। इस प्रकार का संदेश तत्कालीन समाज को उन्होंने दिया, जिसका सुपरिणाम आने वाले दिनों में मिला। तो ऐसे महारानी दुर्गावती को मेरा सत सत नमन, उनके लिए मेरी श्रद्धांजलि। आज का विषय है जनजातीय प्रवासी मजदूरों पर कोविड-19 का प्रभाव। कोविड-19 नामक अदृश्य विषाणु ने, जिसे कोरोना भी कहते हैं, पूरी वैश्विक व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। एक उस स्थिति में पहुंचा दिया है जहां कुछ भी निश्चित नहीं दिखलाई देता। हम उस दौर में पहुंच गए हैं जहां लगता है कि बाहर जाने के बाद हम निरोग वापस लौटेंगे भी या नहीं लौटेंगे। इसके चलते विश्व में आय, आजीविका और आवागमन के साधन सब अवरुद्ध हो गए। फलतः पूरी दुनिया में औद्योगिक आस्थान बंद हुए, आवागमन के जितने उपादान हैं बंद हुए। आजीविका के स्थल से बहुत सारे लोगों को अपने मूल स्थान की तरफ जाना पड़ा। हमारे परिवार के लोग अपने शारीरिक क्षमता और बौद्धिक कुशलता के आधार पर इस देश और दुनिया के विभिन्न अंचलों में अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए गए। हमारे पास जो हुनर है उसका प्रयोग करने के लिए गए। साथ ही जहाँ भी गए वहाँ के समाज को सुविधा देने के लिए गए। वहाँ उत्पादन की प्रक्रिया में सम्मिलित हुए, वहाँ निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित हुए, वहाँ विज्ञान, कला, कौशल की व्यवस्था में हम सम्मिलित हुए। इसलिए दुनिया में जहाँ हमारे तरफ से जाने वाले लोगों के लिए कहा गया कि हमारे यहाँ के मेधावी विद्यार्थी, दक्ष चिकित्सक और अभियंता दुनिया को सुधारने के लिए विभिन्न देशों में गए। अवसर के कारण तो एक शब्द निकला उस समय, ब्रेन ड्रेन, बुद्धि का पलायन। और जितने उस समय के औद्योगिक राष्ट्र थे, समुन्नत राष्ट्र थे, सबने हमारे यहाँ की प्रतिभाओं को अपने यहाँ अवसर दिया। कहा जा सकता है उनके देश की तो उन्नति हुई। इन प्रतिभाओं ने बदले में अपने देश में विदेशी मुद्रा भेजा, लेकिन जो काम अपने देश में रहकर किया जा सकता था वह काम नहीं हो पाया। लेकिन सभी नहीं गए, कुछ गए। अधिकांश, अधिकतम जो दक्ष लोग हैं, अभियंता, वैज्ञानिक, चिकित्सक, अपने देश की सेवा में लगे रहे। जो बाहर गए उन्होंने भी प्रकारांतर से सेवा ही की है। हमारे यहाँ के कामगार, कारीगर इस देश के विभिन्न हिस्सों में गए, उद्योगों में गए, महानगरों के विकास में गए, आजीविका के अवसर की तलाश में गए। और इस तरह एक अच्छी खासी जनसंख्या का इस देश के विभिन्न ग्रामीण अंचलों से नगरीय अंचलों में जाने का क्रम बना रहा। लेकिन जब यह प्रकोप शुरू हुआ कोरोना का, तो पूरी दुनिया की गति लगभग ठहर सी गई। और ऐसे में आय, आजीविका के साधन अवरुद्ध और निरुद्ध होने के कारण हमारे परिवारी जन जो बाहर गए हुए थे, हमारी सुविधा के लिए, हमें खुशहाल रखने के लिए, उन्हें विवशता में वापस आना पड़ा। व्यवस्था इस बात की थी कि महानगरीय व्यवस्था में औद्योगिक स्थानों पर जहां हम काम करने गए, हमारे परिवार के लोग गए, उनके लिए एक समानांतर व्यवस्था विकसित नहीं की गई, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि इस प्रकार की आपदा भी आ सकती है। अगर उनके लिए निवास की, आजीविका की इस आपातकाल में भी व्यवस्था रही होती तो उन्हें वापस नहीं आना पड़ता। लेकिन इस कोरोना ने बता दिया कि अब हमें केवल अवसर की तलाश महानगरों में, दुनिया के विकसित देशों में ही नहीं करना है, हमें अपने आसपास भी आय और आजीविका के साधनों की तलाश करनी है।
विकास के अवसर की तलाश करनी है और यह आज का विचारणीय विषय भी है। बहुत सारे कामगार, बहुत सारे अभियंता, बहुत सारे चिकित्सक अपने काम के स्थल से वापस लौट आए। लौटने की दुश्वारियां हमसे आपसे छिपी नहीं है। केंद्रीय शासन ने, स्थानीय प्रशासन ने भी पर्याप्त व्यवस्था देने की कोशिश की, लेकिन इस क्रम में कुछ कठिनाइयां भी हुई हैं। हम जब अपने भाई बंधुओं को वापस आते हुए देख रहे थे, कुछ भूखे लौट आए, कुछ पैदल लौट आए, तो पीड़ा बहुत बढ़ी। वो हमारे परिवार के लोग थे, हमारी सुख सुविधा के लिए गए थे, स्थानीय अंचल समृद्ध हो इसके लिए गए थे। इसलिए अब यह चिंता की बात बनी कि जो कामगार लौटे उनकी क्या व्यवस्था हो। पहले तो इस माध्यम से जितने लोग भी सुन रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि बाहर से जो हमारे परिवारीजन लौटे हैं उनके प्रति सम्मान और लगाव का भाव होना चाहिए। हर लौटने वाला मेरा परिवारीजन संक्रमित नहीं है, दिग्भ्रमित नहीं है। वह सिर्फ अपने पास आया हुआ मेरे परिवार का सदस्य है, मेरे समाज का सम्मानित सदस्य है, इसलिए आप उसका सम्मान करें। उसने बहुत त्याग किया है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए। माना कि इस विषाणु के चलते उसे कुछ समय तक एकांत में रहना होगा, लेकिन वह एकांत समाज से पृथक्कीकरण का बायस ना बने। वह एकांत उसके लिए साधना का समय बने, उसको पुनः अपनी ऊर्जा संकलित करने का समय बने। इसलिए हमें उसका निरंतर ध्यान रखना चाहिए। वो हमारे भाई बंधु हैं, हमारे परिवारीजन हैं, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। केंद्रीय स्तर पर इसी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए हमारे परम सम्मानित और आज के दौर के महानायक यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भारत के लिए आत्मनिर्भरता का संदेश दिया है। यह आत्मनिर्भरता राष्ट्र का समन्वित रूप से स्थानीय अंचल, प्रांतीय अंचल, क्षेत्रीय अंचल, हर अंचल पर अब हमें स्वावलंबी और आत्मनिर्भर होना है। आत्मनिर्भरता के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 9 सीढ़ियों का उल्लेख किया, जिसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ। हमारे पास ज़मीन है, हमारे पास श्रम की शक्ति है, हमारे पास परिवार में पैसा है, नहीं है साधन सुलभ कराएगी कैश, और कानून का पालन करना है। कानून के दायरे में हमें लघु, सूक्ष्म, मध्यम उद्योगों पर बल देना है और फिर जो बृहद उद्योग हैं उनको सपोर्ट सिस्टम देना है। इससे हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगे। साथ ही इंटरनेट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन के माध्यम से हम आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करेंगे कि हमारे पास बहुत कुछ है। हमारे पास समावेशी व्यवस्था है, हमारा समाज समावेशी समाज है। हम एक आधारभूत संरचना तैयार करेंगे। बृहद उद्योगों के लिए है, लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों के लिए हमें आधारभूत संरचना तैयार करनी है। और फिर हमारे अंदर नवोन्मेष की प्रवृत्ति है। हम आप सभी देखते होंगे गांव में एक शब्द आता है जुगाड़। उसके माध्यम से हम तकनीकी विकसित कर लेते हैं। जहां बड़े उद्योगों के उत्पाद सुलभ नहीं है, हम स्थानीय स्तर पर उसकी तैयारी कर लेते हैं और इसके माध्यम से जो हमारी अर्थव्यवस्था इस समय थोड़ी सी जिसकी गति थमी हुई है, इसके 5 स्तंभों को हम ध्यान में रखते हैं। हमारी जिसमें अर्थव्यवस्था है, आधारभूत ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी प्रणाली है, हमारा जो डेमोग्राफी है, जनसांख्यिकी, विशेष रूप से हम लोग जनजातीय अंचल में हैं, और फिर जो डिमांड है, किसकी मांग है, किस पदार्थ की मांग है, किस वस्तु की मांग है, किस सामान की मांग है, इस सब का हम ध्यान करें तो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडिया के माध्यम से हम यथाशीघ्र आत्मनिर्भर बनेंगे। हमें बाहर से आयात की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी तो हमारा जो उत्पाद होगा वह दुनिया में सम्मान के साथ मांग का विषय बनेगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम जब ऐसा करेंगे तो वैश्विक आपूर्ति में
हमारी हिस्सेदारी मजबूत होगी और यह अर्थक्रम जो थोड़ा सा थमा हुआ है, यह अर्थव्यवस्था का एक नियम है, 10 साल के बाद आर्थिक स्थिति ढलान पर जाती है, संभलने में कम से कम 3 वर्ष लग जाते हैं। यह दुनिया के विकसित देशों के लिए है, ईश्वर की कृपा से। और हमारा जो ग्रामीण समाज है, इसकी पुरातन मान्यता के कारण हमारी अर्थव्यवस्था ढलान पर नहीं है, ठहराव पर है, जिसे शीघ्र गति पकड़ना है और हमें तेजी से आगे बढ़ जाना है। यह तब होगा जब हम आंचलिक क्षेत्र में स्थानीय उत्पादों के लिए वाचाल बनेंगे। हम इसके लिए आग्रह करेंगे कि हमारा जो स्थानीय उत्पाद है यह सर्वोत्तम है, श्रेष्ठ है, और फिर इसे वैश्विक मंच पर ले जाने की कोशिश करेंगे। मोदी जी का मंत्र हमें हमेशा याद रखना चाहिए, बी वोकल फॉर लोकल एंड मेक योर लोकल बी ग्लोबल। कि हमारा जो स्थानीय उत्पाद है हम इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले चलें। यह आज की हमारी आवश्यकता है। भारत ऋषि और कृषि परंपरा का देश है। हमारे आचार्य वैज्ञानिक सब ऋषि हैं। कृषि में हमारे जो किसान भाई हैं, हमारे यहाँ का तो नारा ही रहा है, जय जवान जय किसान, जवान आज सीमा पर किस तरह हमारी संप्रभुता की रक्षा करते हुए और एक अमानुषिक राष्ट्र को सबक सिखा रहे हैं। साथ ही विज्ञान की जय, मोदी जी आए, अनुसंधान की जय। अब हमारे पास ये सारे साधन हैं, किसान की भी जय है, जवान की भी जय है, विज्ञान की भी जय है, अनुसंधान की भी जय है। और इसीलिए अब हम इनोवेशन, नवाचार करेंगे हमारे अंदर जो मेधा है, प्रतिभा है, इसके माध्यम से। और फिर हम स्थानीय स्तर पर जो हमारी जनसांख्यिकी स्थिति है, इस पर हम विचार करेंगे। मूलतः हम जिस जनजातीय अंचल में हैं, यहाँ गोंड, वैगा, अगरिया, किरात, भील जैसी जनजातियाँ हैं। जो गोंड जनजाति है, यह चित्रकला में इसे महारत हासिल है। इसकी चित्रकला की दुनिया में कोई सानी नहीं है। विविध प्रकार के रंग कैसे उकेरे जा सकते हैं और इन रंगों को कैसे स्थायित्व प्रदान किया जाता है, हमारे स्थानीय बिंब इसमें किस तरह समाहित होते हैं, यह आप गोंड चित्रकला से समझ सकते हैं। हमारे पास एक बैगा जनजाति है। आरंभ में इन्हें वैद्य कहा जाता था। इन्हें आंचलिक औषधियों का पूरा ज्ञान है। इन्हीं में गुनिया और ओझा भी होते हैं। बाद में इन्हें बैगा कहा गया। शिल्प और वैद्यकी में इन्हें महारत हासिल है। कैसे इस अंचल में आवास निर्माण हो जिसका पर्यावरण के साथ अनुकूलन हो, प्रकृति के साथ तादात्म्य हो, यह जनजाति जानती है। अगरिया जनजात में लौह कला की दक्षता है। वो पुराने अनुभव से आज भी यह बताने की स्थिति में है जमीन के किस हिस्से में लौह अयस्क है, और उस लौह अयस्क को जंग रहित लोहे में बदलने की निपुणता उन्हें प्राप्त है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल में जो आयुध बने उसमें इस समुदाय की बहुत बड़ी भूमिका थी। हिंदुस्तान दुनिया का इकलौता राष्ट्र है जिसने सबसे पहले जंग रहित लोहा बनाया। मेहरौली का स्तंभ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और स्थानीय स्तर पर जो अगरिया समुदाय है, इसमें विशेष निपुणता प्राप्त है। उन्हें भी नवाचार का अवसर हमें देना है। शस्त्र कला में किरात लोगों की कोई सानी नहीं है। इस तरह सारे समुदाय विभिन्न क्षेत्रों में दक्षता प्राप्त हैं। अब इन्हें स्थानीय स्तर पर संबंधित उद्योग में रखने की ज़रूरत है, शिक्षित और प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है। ऐसा होने पर इस क्षेत्र से युवाओं का अन्य क्षेत्रों में जाना, पलायन तो मैं नहीं कहूँगा, जाना थमेगा। आज इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हमारे तरफ आंचलिक स्तर पर बहुत सारी चीज़ें हैं। वनौषधियाँ हैं, वनोपज है। वनौषधियों का विपणन किया जाए, उनकी वैज्ञानिक नामावली के साथ ही प्रयोगशालाओं में पुष्ट करते हुए अगर विपणन किया जाए तो आज दुनिया को हम बहुत कुछ देने की स्थिति में हैं। हम आप सभी जानते हैं कि इस विषाणु ने हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कम किया है। उस प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की सामर्थ्य अगर किसी में है तो हमारी वनौषधियों में है।
तुलसी, गिलोय, घृत कुमारी, सीकाकाई, अन्य बहुत सारी वनस्पतियां हैं जिस पर अब हमें काम करना है। इस वनौषधि उद्योग के क्षेत्र में आय और आजीविका के बहुत सारे अवसर सृजित होंगे। वनोपज है, वृक्षों के पत्तों से आहार के पात्र बनते हैं, इस पर विचार करना है। बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं जिनके कंद से उत्तम आहार बनता है। हमारे ऋषि हजारों वर्ष तक जीवित रहते थे, निरोग रहते थे कंद मूल खाकर। उन कंद मूलों के बारे में पुनः हमें सोचना है, उनका संरक्षण करना है, संवर्धन करना है और वैश्विक स्तर पर उनका विपणन करना है। उससे न केवल आंचलिक समृद्धि बढ़ेगी अपितु हमारा राष्ट्र पुनः समुन्नत और गौरवान्वित होगा। कंदमूल बहुत मायने रखता है। अन्न का विकल्प तो नहीं है, लेकिन एक उपाय यह भी है कि हम वैकल्पिक रूप में, सपोर्टिंग रूप में हम कंद और मूल का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह नैरोग्यता बढ़ाने का, निरोग रखने का सबसे बड़ा माध्यम है। आज हमें इस पर काम करना है। बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं जिनसे जीवन रक्षक औषधियाँ बनती हैं। आप सभी ने अर्जुन का नाम सुना होगा, इस क्षेत्र में वह भी बहुत होता है। अर्जुनारिष्ट उसी से बनता है। अर्जुन की छाल एकमात्र वनस्पति, एकमात्र पौधा ऐसा है जिसकी छाल दूध में गर्म करने पर गल जाती है, और दुनिया में ऐसी कोई लकड़ी नहीं है जिसकी छाल दूध में गर्म करने से गल जाती है। उससे हृदय मजबूत होता है, हमारी प्रज्ञा तीक्ष्ण होती है। इस पर हमें काम करना है। इस क्षेत्र में अभी जबलपुर का नाम हम लोग ले रहे थे, कई दृष्टियों से समुन्नत है, स्थापत्य है, त्रिपुरी भी कहा जाता है, माँ नर्मदा के अंचल में है। इस क्षेत्र में बहुत सारी नदियां हैं, नर्मदा, जोहिला, अरंडी, सोन। इनके प्रवाह को हमें शुद्ध बनाए रखना है। शुद्ध जल ही जीवन है, और विशेष रूप से इस अंचल में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जल, जमीन, जंगल और जंतु, इनके बीच में हमेशा संतुलन बने रहना चाहिए। स्थानीय स्तर पर इस प्रकार के उद्योग हैं जिन्हें हम बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमारे विश्वविद्यालय ने भी बहुत सारी योजनाएं आरंभ की हैं। विशेष करके कृषि और फल संरक्षण के क्षेत्र में, हार्टिकल्चर के क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं हैं। आज मोटे अनाज लगभग लुप्त हो गए हैं, पुनः उन पर काम करना है। इस क्षेत्र में शहद होता है, उसका प्रसंस्करण करना है। एक चावल है कोदो, इस क्षेत्र का कोदो विश्वविख्यात है, जो हमारी हर प्रकार की क्षमता को बढ़ाता है, हमें प्रतिरोधक शक्ति देता है। हमारा विश्वविद्यालय उसकी ब्रांडिंग करता है अमरकंटक कोदो के रूप में। इस क्षेत्र में जो शहद है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहद है, अमरकंटक शहद के रूप में हम उसकी भी ब्रांडिंग करते हैं। सांवा, टांगुन, मड़ुआ जैसे पदार्थ जो खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट, सुपाच्य हैं और हमारे तंत्रिका तंत्र को हमेशा सतर्क रखते हैं, सक्रिय रखते हैं, पुनः उसकी खेती करने की ज़रूरत है। इस तरह से कृषि के क्षेत्र में बहुत अधिक संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में अद्भुत फल होता है, एक जिसे कई नामों से जाना जाता है। उसका एक नाम गुलाब जामुन भी है। ऊपर से अमरूद, नीचे से बेर की तरह दिखता है। आप उसे खाइए, मुंह में जाते ही गुलाब रस का सुगंध आपको मिलने लगता है, स्वाद मिलने लगता है। अद्भुत वनस्पतियाँ इस क्षेत्र में हैं, अद्भुत फल इस क्षेत्र में हैं। फल संस्करण, फल प्रसंस्करण उद्योग लगाने की ज़रूरत है। इस क्षेत्र में संभावनाएं बहुत हैं, तो इन सारे क्षेत्रों में हम काम कर सकते हैं। इसके लिए स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट और इनोवेशन का विधान है। विश्वविद्यालय के स्तर से उनके लिए शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी है। हम लोगों ने आरंभ किया है। आने वाले दिनों में हर क्षेत्र में ऐसा होगा तो निश्चय ही हर अंचल में स्वावलंबन होगा, और अंचल स्वावलंबी होगा तो देश आत्मनिर्भर बनेगा। हमारे उत्पाद दुनिया में मांगे जाएंगे, खरीदे जाएंगे। इससे राष्ट्र का वैभव बढ़ेगा
और हर व्यक्ति सफल और समृद्ध होगा, फिर जीवन स्तर में सुधार होगा। लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत शिक्षा की है। हर युग में परिवर्तन शिक्षा के माध्यम से ही होता रहा। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म से हम शिक्षित और दीक्षित हो रहे हैं। हमें इस प्लेटफॉर्म का भरपूर प्रयोग करना है। माननीय मानव संसाधन मंत्री जी निरंतर इसके लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। यह सस्ता है, सुगम है और इसके माध्यम से हम अपने लिए आवश्यक जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। विषय में दक्षता हो सकती है, संबंधित विषय के पाठ्यक्रम की जानकारी तो होगी ही, दुनिया भर में ज्ञान की जो विधाएं हैं हम इसके माध्यम से उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा में अभिरुचि सबसे पहली शर्त होती है। इसके माध्यम से ही हमें जीवन में और विकास के अवसर क्रमशः मिलते चले जाते हैं। इस क्रम में हमें सामाजिक राजनीतिक संगठनों की भूमिका पर भी विचार करना है। बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं। सामाजिक संगठन वह होता है जो शासन से पोषित नहीं है, लेकिन समाज के उन्नयन के लिए काम करता है। इसका काम होता है जन जागरण पैदा करना, सतर्क करना, हमें सावधान करना। आज के दौर में ये संगठन हमारे लिए बहुत काम कर रहे हैं। हमें मास्क का प्रयोग करना है। अगर बाजार से मास्क नहीं ले सकते तो हम रुमाल या गमछा अपने मुंह पर बांध सकते हैं। जब भी बाहर जाएं तो इसका प्रयोग करें। सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हों, अपने स्वास्थ्य पर समय दें। आज हम अपने परिवार में हैं, परिवारिक जनों के साथ हैं। वर्क फ्रॉम होम की नई कार्य संस्कृति का हम प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में सामाजिक चेतना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दुनिया के विभिन्न देशों में कुछ लोग इस लॉकडाउन के फेज में अवसाद की स्थिति में चले गए। हम हिंदुस्तान के लोग भाग्यशाली हैं। यहाँ उस स्थिति में जाने वाले लोगों की संख्या नगण्य है। यह तब होता है जब सामाजिक संगठन हमें प्रेरित करते रहते हैं, उद्वेलित करते रहते हैं कि आपके पास बहुत सारे कार्य हैं। आप घर में आपके यहाँ जो भी कार्य होता है, कृषि कार्य है, अध्ययन से समय मिले या जैसे भी, आप उसमें अपने माता पिता का सहयोग करें। आप आहार शास्त्र में निपुण हों, आप चित्रकला करें, आप लेखन करें। यह सब सामाजिक संगठन इसके लिए हमें प्रेरित करते रहते हैं। सामाजिक संगठनों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे ऐसे लोग बाहर से आए जिनके लिए रुकने की व्यवस्था नहीं रही तत्काल मार्ग में, जिनके लिए आहार का संकट उत्पन्न हो गया, तो बहुत सारे सामाजिक राजनीतिक संगठनों ने इसकी व्यवस्था की। अर्थात कठिनाई के समय सामाजिक राजनीतिक संगठनों की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। या औषधि की व्यवस्था करते हैं, फल की व्यवस्था करते हैं, आहार की व्यवस्था करते हैं और हर व्यक्ति को जो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाया है किसी कठिनाई के कारण, तो गंतव्य तक पहुंचने में योगदान करते हैं। लॉकडाउन के फेज में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अन्य किसी व्याधि से पीड़ित हुए, उन्हें हॉस्पिटल जाने की सुविधा भी इन लोगों ने प्रदान की। तो इस तरह सामाजिक राजनीतिक संगठन तो समाज के आधार हैं। समाज ऐसे ही संगठनों से अपने को बलवान समझता है, राजनीतिक संगठनों से अपने को प्रभुतावान समझता है। राजनीतिक संगठन हमारी संप्रभुता के रक्षक हैं, सामाजिक व्यवस्था के नियंत्रक हैं। इन संगठनों के माध्यम से आज कठिनाई के दौर में भी हम सुविधा और आत्मबल का अनुभव कर रहे हैं। हमें उनका साथ देना चाहिए। विशेष रूप से हमारे सामाजिक सरोकार बहुत मायने रखते हैं। आज के संदर्भों में जिन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया वे हैं चिकित्सक, नर्स, वार्ड बॉय, औषध देने वाले लोग। वे हैं हमारे हाउस कीपिंग में लगे हुए लोग, स्वैच्छिक, जिन्हें अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं, हमारे लिए लगे हुए हैं। वे हैं हमारे प्रहरी, पुलिस के लोग और सीमा की सुरक्षा कर रहे हमारे जवान, हमारे सैनिक। ये लोग बहुत मायने रखते हैं। ये हैं मीडिया के लोग जो हमें अद्यतन सूचनाओं से अवगत कराते रहे। और ये हैं सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से नेतृत्व करने वाले लोग जो अग्रिम मोर्चे पर खड़ा होकर हमें संबल प्रदान करते रहे, हमें सुरक्षित रखने के लिए सावधान करते रहे और हमें सुविधा प्रदान करते रहे। इन सभी को हमें
नमन करना चाहिए। आज हम पुनः शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से स्थानीय शिल्प को आगे लेकर के चलेंगे, कला कौशल को आगे लेकर चलेंगे। स्थानीय स्तर पर ही हम भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं से, प्रांतीय सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं से, शासन की सभी नीतियों से अपने को संपृक्त कर आगे बढ़ने का मार्ग खोज लेंगे। हम सभी स्वावलंबी बनेंगे, हमारा राष्ट्र आत्मनिर्भर बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आइए हम सब मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कथन है, संकल्प से सिद्धि की ओर, उसे पूरा करें और भारत को स्वच्छ, स्वस्थ, संपन्न, सशक्त और महानतम राष्ट्र बनाने में अपना योगदान करें। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।